लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाइंशन क्रिस्टल पैलेस में था, जहाँ पर उसने एक सी हॉर्स को देखा था। स्टार्टिंग में हाइंशन को सी हॉर्स कुछ खास नहीं लगा था, लेकिन थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करने के बाद जब उसे समझ आया था कि ये सी हॉर्स एक सुपर बीस्ट है, तो उसकी सांसें अटक गई थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि सी हॉर्स ने उस पर हमला नहीं किया था, बल्कि वो तो एक अलग ही दिशा में आगे बढ़ने लगा था। अब आगे मर्मेड प्रिंसेस क्रिस्टल पैलेस को समुद्र के अंदर ड्राइव करती रहती है। तभी वो लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं। हाइंशन पूछता है, आखिर क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? तो इस पर मर्मेड प्रिंसेस कहती है, मास्टर सामने एक सी शेल्टर है। ये सुनकर हाइंशन जल्दी से बाहर देखता है। बाहर सी बेड पर एक बहुत बड़ा सी शेल्टर था। वो शेल्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, यहाँ तक कि वो कुछ माइल्स में फैला हुआ था। इतने बड़े शेल्टर को देखकर हाइंशन इतना तो समझ गया था कि ये ज़रूर एक रॉयल शेल्टर होगा। तभी वो देखता है कि वो सी हॉर्स उस शेल्टर की तरफ बढ़ रहा है। हाइंशन सोच में पड़ जाता है, क्या ये सी हॉर्स इसी शेल्टर का एलियन है? अगर हाँ, तो ये शेल्टर कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, इसका तो अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता है। अभी वो ये सोच ही रहा था, पर तभी वो देखता है सी हॉर्स अचानक से अपनी जगह पर रुक गया है। हाइंशन को पहले तो कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सी हॉर्स ने अपनी फ्लेम से उस शेल्टर पर हमला करना शुरू कर दिया है। एंड अगले कुछ ही पलों में सी हॉर्स की उस खतरनाक फ्लेम से वो सारा का सारा शेल्टर जलकर राख हो जाता है। इतने भयानक मंजर को देखकर हाइंशन की पूरी बॉडी कांपने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों इस सी हॉर्स ने इस शेल्टर को तबाह किया है, पर वो इतना समझ गया था कि ये सी हॉर्स उसने जितना सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि अगर वो अपने सभी के सभी जीन पॉइंट्स भी कंप्लीट कर लेगा, तब भी वो इसका सामना नहीं कर पाएगा। ये बात तो कंफर्म थी। एंड इसीलिए अब वो थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि फ्यूचर में आखिर वो किस तरह किसी सुपर बीस्ट का शिकार करेगा। लेकिन अगर वो फ्यूचर में इनका शिकार कर लेता, तो हाइंशन को बहुत ही पावरफुल सुपर बीस्ट सोल मिलती। ऐसे में हाइंशन इनका शिकार करने की कोशिश तो ज़रूर करने वाला था। हाइंशन वहाँ से डपने लौट आता है। वो जाकर सीधा वर्चुअल कैंप पर लॉग इन करता है एंड वहाँ पर फाइटिंग की प्रैक्टिस करने लगता है। पर तभी उसके पास कॉनक्यूबाइन की फाइटिंग रिक्वेस्ट आती है। हाइंशन जाकर उस रिक्वेस्ट को देखता है तो कॉनक्यूबाइन कहती है, टीचर, क्या आपके पास मुझे पढ़ाने का टाइम है? तो इस पर हाइंशन कहता है, नहीं, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन हाँ, तुम मेरी एक मदद कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ एक शॉर्ट टेक्निक की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। इस पर कॉनक्यूबाइन मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों अरीना में आ जाते हैं। हाइंशन जल्दी से अपने पास से 2 शॉट्स बाहर निकालता है। हाइंशन को 2-2 शॉट्स यूज़ करता देख कॉनक्यूबाइन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करना चाहता है। उसने कभी भी किसी को 2 शॉट एक साथ यूज़ करते नहीं देखा था। कुछ ही पलों में उनकी फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हाइंशन अपनी नई शॉट टेक्निक से कॉनक्यूबाइन पर कई सारे हमले करता है, लेकिन बहुत सारे हमले कॉनक्यूबाइन को नहीं लगते हैं, क्योंकि उसकी इस शॉट टेक्निक में काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज थे। कॉनक्यूबाइन भी नोटिस कर पा रही थी। इस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके कोच जैसा एक इंसान इस मामूली सी शॉट टेक्निक की प्रैक्टिस क्यों कर रहा है। वो अपने कोच को उनकी गलतियां बताना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो कोच को गलतियां बता पाती, कोच अपने आप उस गलतियों को नोटिस कर लेते थे एंड खुद ही उन्हें ठीक कर दिया करते थे। ऐसे में उसे मौका ही नहीं मिल रहा था कोच को उनकी गलती बताने का। उनकी ये फाइट काफ़ी देर तक जारी रहती है। इस दौरान हाइंशन कई सारी गलतियां करता है, लेकिन वो उन्हें ठीक भी कर लेता है एंड वक्त के साथ उसकी ये शॉट टेक्निक और ज़्यादा इम्प्रूव होती जाती है। थोड़ी देर में कॉनक्यूबाइन भी समझ गई थी कि उसके कोच बहुत ही ज़्यादा अलग हैं एंड उनके अलावा इस तरह की शॉट टेक्निक कोई और प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता है। थोड़ी देर में उनकी ये फाइट खत्म हो जाती है एंड हाइंशन वर्चुअल कैंप से बाहर आ जाता है। कॉनक्यूबाइन
हानशैन के वहाँ से जाने के बाद कोच के बारे में ही सोच रही थी। थोड़ा सोचने के बाद पता नहीं उसके मन में क्या आता है एंड वो एक इंसान को कॉल लगा देती है। इधर हानशैन जो अभी अभी वर्चुअल कैंप से बाहर आया था, क्वीन जुआन का कॉल देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो जल्दी से क्वीन जुआन का कॉल उठाता है एंड उससे कहता है, इतनी रात को तुम मुझे कॉल कर रही हो, ज़रूर तुम अभी तक सिंगल ही होगी। ये सुनकर क्वीन जुआन भी मुस्कुराने लगती है, जिसके बाद वो कहती है, मैं अभी कुछ देर पहले एक पावरफुल इंसान से मिली एंड उससे मैंने एक पावरफुल शॉट टेक्निक सीखी है। क्या उसकी प्रैक्टिस में तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये सुनकर हानशैन कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे अपनी वर्चुअल कैंप की आईडी बताओ, मैं जल्दी से तुम्हें अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करता हूँ। ये सुनकर क्वीन जुआन कहती है, मेरी वर्चुअल कैंप की आईडी है कॉन्क्यूबाइन। कॉन्क्यूबाइन सुनकर हानशैन थोड़ा शॉक हो गया था। उसे लगा नहीं था कि क्वीन जुआन ही कॉन्क्यूबाइन होगी। वहीं उसे ख्यालों में गुम देख क्वीन जुआन पूछती है, आखिर क्या हुआ? क्या तुम अभी भी कॉल पर हो? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तो इस पर हानशैन कहता है, हाँ मैं कॉल पर हूँ। वैसे ये बताओ कि अगर तुम कॉन्क्यूबाइन हो तो तुम्हारा एम्परर कौन है? ये सुनकर क्वीन जुआन हंसते हुए कहती है, मैं आज तक ऐसे किसी लड़के से मिली ही नहीं जो मेरा एम्परर बनने के लायक हो। इस पर हानशैन हंसते हुए कहता है, तुमने अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई कर लिए हैं कि कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन ही नहीं पाएगा। ये सुनकर क्वीन जुआन भी मुस्कुराने लगती है, लेकिन फिर वो कहती है, चलो छोड़ो अब इन बातों को, मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने आइस फील्ड पर ऐसा क्या कमाल किया है जो एंगली जैसी लड़की तुम्हारी हमेशा तारीफ करती रहती है। पिछले कई बार मैंने उसे कॉल किया था एंड जब भी उसने मेरा कॉल उठाकर मुझसे बात की थी, तब हर बार उसने किसी न किसी तरह से तुम्हारी तारीफ ज़रूर की थी। आखिर तुम क्या धमाल मचा रहे हो? ये सुनकर हानशैन हंसने लगता है। और इससे पहले कि वो क्वीन जुआन को कोई जवाब दे पाता, उसके पास एंगली का कॉल आ जाता है। ये देखकर क्वीन जुआन कहती है, ठीक है तो अब तुम मुझसे बात करो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ये सुनकर हानशैन अपना सिर हिलाता है, जिसके बाद वो एंगली का कॉल उठा लेता है। एंगली अभी के लिए नाइट सूट में थी। हानशैन उससे पूछता है, आखिर तुमने इतनी रात को मुझे कॉल क्यों किया है? तो इस पर एंगली परेशानी के साथ कहती है, हानशैन हमारा शेल्टर खतरे में है। ये सुनकर हानशैन उससे सारी डिटेल्स मांगता है। इधर अगले दिन हमें आइस फील्ड्स को दिखाया जाता है। आइस फील्ड्स में अभी के लिए लगभग 300 लोगों का ग्रुप एक डायरेक्शन में आगे बढ़ा जा रहा था। इन्हें ब्लैक गॉड लीड कर रहा था। वो सीधा गॉडेस शेल्टर की तरफ आगे बढ़ा जा रहा था। उसने डिसाइड कर लिया था कि आज वो किसी भी तरह हानशैन को मारकर उसका गॉडेस शेल्टर हासिल कर रहेगा, लेकिन उसे जल्द से जल्द गॉडेस शेल्टर पहुंचकर उसे हासिल करना था, क्योंकि अगर एक बार लीजिंग को इस बारे में पता चल जाता कि उसने गॉडेस शेल्टर पर हमला कर दिया है, तो लीजिंग हानशैन की मदद के लिए वहां पर आ जाता। ऐसे में ब्लैक गॉड के लिए गॉडेस शेल्टर हासिल करना फिर लगभग नामुमकिन हो जाता। इसलिए प्लान के मुताबिक वो जल्द से जल्द गॉडेस शेल्टर के पास पहुंचकर उसे हासिल करना चाहता था। अगले कुछ घंटों के ट्रैवल के बाद वो लोग फाइनली गॉडेस शेल्टर के सामने पहुंच गए थे। गॉडेस शेल्टर के बाहर इतनी बड़ी आर्मी देख गॉडेस शेल्टर के लोग सोच में पड़ गए थे, आखिर ये आर्मी यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वहाँ पर हानशैन, एंगली, जूटिंग एंड गॉडेस आर्मी के बाकी सभी लोगों के साथ आ जाता है एंड सामने के नज़ारे को देखता है। उसके सामने ब्लैक गॉड की 300 लोगों की आर्मी थी। हानशैन सोच में पड़ जाता है। तभी क्वीन कहते हैं, हानशैन ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं, क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए? तो इस पर हानशैन कहता है, नहीं, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। इधर ब्लैक गॉड आगे आकर कहता है, ये दुश्मनी मेरे और हानशैन के बीच की है। आज से कुछ समय पहले हानशैन ने मुझ पर पीछे से हमला कर मुझे मारने की कोशिश की थी एंड मुझे जहर भी दे दिया था। इसलिए आज यहाँ पर मैं उसे मारकर बदला लेने आया हूँ। ये दुश्मनी मेरी और उसकी है। ऐसे में जो भी इस फाइट से दूर रहेगा, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। लेकिन अगर किसी ने भी हानशैन की मदद करने की कोशिश की तो उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा। ये कहकर वो
वो अपने सभी आदमियों को गॉडेस शेल्टर पर हमला करने के लिए कहता है। इधर गॉडेस शेल्टर के वो लोग जो लोग हाइंशन से चिढ़ते थे एंड जो लोग हाइंशन की गॉडेस आर्मी के मेंबर नहीं थे, वो लोग अभी के लिए ये बात सुनकर हाइंशन को कोसने लगे थे। वो लोग जानते थे कि ब्लैक गॉड कितना ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे में जब उन्होंने सुना था कि हाइंशन ने ब्लैक गॉड पर हमला कर उसे मारने की कोशिश की थी, तो उन्हें हाइंशन की बेवकूफ़ी लगने लगी थी एंड बहुत सारे लोगों को ये लगने लगा था कि हाइंशन आज मरने वाला है। लेकिन हाइंशन इन सभी को इग्नोर करते हुए कासल से नीचे आ जाता है एंड ब्लैक गॉड के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ब्लैक गॉड उसे अपने सामने देख हंसते हुए कहता है, तुम अकेले आए हो, लगता है तुम्हें अपनी पावर पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है। इधर बहुत से लोग जो दूर से इस नज़ारे को देख रहे थे, उन्होंने तो मान लिया था कि हाइंशन अब बहुत जल्द सरेंडर करने वाला है, लेकिन हाइंशन का सरेंडर करने का कोई प्लान नहीं था। ब्लैक गॉड कहता है, हाइंशन, अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक कर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें अपना एक गॉडेस शेल्टर मुझे देना होगा। पर इस बात पर हाइंशन हंसने लगता है एंड कहता है, तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं है कि तुम मुझे मार सको। लेकिन उसकी बातों ने ब्लैक गॉड को गुस्सा दिला दिया था। ब्लैक गॉड अपने सभी साथियों को हाइंशन पर हमला करने के लिए कहता है, तो हाइंशन भी आगे बढ़कर उनसे फाइट करने लगता है। इधर वो लोग जो गॉडेस आर्मी के मेंबर नहीं थे, उन्होंने तो मान लिया था कि हाइंशन आज मरने वाला है, इसलिए वो अपने नए मालिक यानी ब्लैक गॉड का स्वागत करने के लिए जाकर कासल का गेट खोलने लगते हैं। पर यांगली जब वो देखती है तो वो सभी पर हमला कर उन्हें पीछे हटने का ऑर्डर देती है एंड अगर कोई भी अब आगे आने की कोशिश करता तो यांगली उसे ज़िंदा नहीं छोड़ती। वो जानती थी ये सभी लोग दल बदलू हैं, ऐसे में यांगली इन पर कोई दया नहीं दिखाने वाली थी। इधर हाइंशन अकेला इतने सारे लोगों से फाइट करते जा रहा था। वो सभी एक साथ उस पर हमला करते हैं, तो हाइंशन हेवनली गो का यूज़ करते हुए उनके हमलों को डॉच करने लगता है एंड एक के बाद एक उन पर हमला कर बहुत सारे लोगों को घायल कर देता है। हाइंशन इन सभी से आगे बढ़ते हुए अभी के लिए सीधा ब्लैक गॉड की तरफ जा रहा था। वो जानता था कि अगर एक बार वो ब्लैक गॉड को मार देता तो उसकी ये पूरी की पूरी आर्मी बिखर जाती। पर जब ब्लैक गॉड ये देखता है तो अपने सभी लोगों को हाइंशन पर हमला करने का ऑर्डर देता है। हाइंशन को सभी से घिरा देख सभी लोग परेशान हो गए थे, खास करके यांगली को तो उसकी बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी थी। लेकिन इतने सारे लोगों को देखने के बावजूद हाइंशन बिल्कुल नहीं डरा था। वो जल्दी से खुद को फेरी क्वीन में बदलता है, जिस वजह से आसपास की सभी मूवमेंट्स उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती हैं। हाइंशन सभी को ध्यान से देखता है एंड उनके बीच में से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो सभी लोग वेल ट्रेंड थे, इस वजह से वो लोग हाइंशन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब हाइंशन ही देखता है तो ज़मीन पर एक ज़ोरदार किक मारता है एंड अचानक से हवा में उड़ जाता है, जिसके बाद वो हवा में कुछ किक्स मारता है एंड तेज़ी से ब्लैक गॉड की तरफ आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर उसने रूटिंग से मिली क्लाउड स्टेप्स का यूज़ किया था। क्लाउड स्टेप्स भले ही 7 ट्विस्ट जितनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन उन्हें भी कमतर नहीं आंका जा सकता था। सभी को पार करते हुए हाइंशन सीधा ब्लैक गॉड के सामने पहुंच जाता है। ब्लैक गॉड अपने स्वॉर्ड से हाइंशन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाइंशन एक ही हमले में उसका सर उसके धड़ से अलग कर देता है। मरने से पहले वो बस इतना कह पाया था, क्या मैं मर चुका हूँ? एंड इतना कहकर वो सच में मर चुका था। उसका सर और उसका धड़ दोनों ही अलग अलग पड़े हुए थे। ब्लैक गॉड की मौत ने सभी को चौंका दिया था। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि हाइंशन ने सच में ब्लैक गॉड को मार दिया है। हाइंशन की पावर से क्विंग, यांगली ये सभी भी शॉक थे। उन्हें पता था कि हाइंशन पावरफुल है, लेकिन उन्हें भी ये नहीं पता था कि हाइंशन इतना ज़्यादा पावरफुल है। वहीं गॉडेस शेल्टर के वो लोग जो हाइंशन को धोखा देने वाले थे, ब्लैक गॉड की मौत से बुरी तरह से डर चुके थे। उन्हें इस बात का डर था कि वापस लौटने के बाद हाइंशन उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा।
इसलिए उन लोगों ने वहाँ से भागने का डिसीजन लिया था। उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि वो टेलीपोर्ट होकर रोका प्लैनेट चले जाएंगे एंड तब लौटेंगे जब हाइंशन इस इंसिडेंट को भूल जाएगा। इसी तरह वो अपनी जान बचा सकते थे, वरना वापस लौटने के बाद हाइंशन उन्हें ज़रूर मार देता। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।